मेरिट कुछ नहीं होता, मौका मिलेगा तो सब दौड़ेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। कितने देश के अंदर वाइस चांसलर दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं, मुझे बताओ। देश के अंदर ओबीसी की जनसंख्या 50% है, लेकिन शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में, संसाधनों में उनकी भागीदारी 10% है। मेरे पीछे एक संविधान की ये प्रतीक की जो फोटो है आप देख पा रहे हैं और ठीक उसके ऊपर लिखा हुआ है मुझे बचाओ। संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में चल रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव भी हुआ उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसी ने काम किया तो वो थी संविधान बचाने की लड़ाई। और आज हम रामलीला मैदान में है। डोमा परिसंघ ने संविधान बचाने के ऊपर एक महारैली बुलाई है। ईवीएम हटाने को लेकर, वक्फ बोर्ड पे लेके, जातिगत आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा के उसकी सीमा और ज़्यादा करने को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ एक आज महारैली हुई है। तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डोमा परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी हैं और डीयू के प्रोफेसर रवि महेंद्र जी। सर, पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। तो सर, एक तो देश में हिंदू एकता यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और जातिगत जनगणना की बात चल रही है। तो एक तरफ तो एक बात चले कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और आप लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को जातियों में किसने बांटा? जो इस देश को बांटने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि वंचित समाज के लोगों को जागरूकता मिलेगी, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि इन लोगों को इनकी संख्या का पता ना चले। अगर इनको अपनी संख्या का पता चलेगा तो ये लोग जागरूक होंगे और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि ये लोग संख्या में इनका पता ना चले और ये इसी तरीके से इस व्यवस्था में चलते रहे। अगर ये जागरूक होंगे तो ये अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। इस देश के अंदर ओबीसी की जनसंख्या 50% है, लेकिन शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में, संसाधनों में उनकी भागीदारी 10% है। तो आप सोचिए, अगर ये लोग जागरूक हो गए तो ये इस देश के हुक्मरान बनेंगे। तो जो वर्तमान में हुक्मरान लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग जागरूक हो और अवेयर हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है ठीक है कि जो है हक और हुकूक की बात सही है, लेकिन मेरिट भी एक चीज़ होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जिसके पास योग्यता रहेगी वो वहाँ जाएगा। क्या कहेंगे आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपनी योग्यता तय करेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 1855 में जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ICS परीक्षा देने के लिए छूट दी थी, एक भी भारत का आदमी, जो आज मेरिट की बात करते हैं, जो लोग जो ये कहते हैं कि हम मेरिट का हनन हो रहा है, वंचित लोग या अनकैपेबल लोग सत्ता में आ रहे हैं, वो जो लोग हैं 15 साल तक एक भी आदमी उनमें से ICS नहीं बन पाया था। तब अंग्रेजों ने बोर्ड में 33% मार्क्स उनके किए थे, तब वो आगे बढ़ पाए थे, तब वो पढ़े थे। मेरिट कुछ नहीं होता, मौका मिलेगा तो सब दौड़ेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। मेरिट है, अवसर दो, मेरिट भी आएगी। अच्छा, मेरिट होनी चाहिए तब जाके, मतलब मौका मिलना है। हाँ, अवसर है तो मेरिट भी प्रूव होगा। अगर अवसर नहीं मिलेगा तो कोई अपना मौका सिद्ध नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात ये कि आजकल हिंदू एकता यात्रा की बात चली कि हिंदुओं एक हो जाओ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे एक बात बताएं, इस देश में 80% हिंदू है, CM है, DM है, PM है, किससे डर है? किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं वो? जब सब कुछ है, सब चीजें हैं, तो किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं? वो एक लोगों को बहका के रखना चाहते हैं ताकि ये लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ये IPS बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, संसद जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस देश को महाशक्ति बनाना है तो एक आदिवासी को, एक दलित को, एक पिछड़े को, एक महिला को, एक अल्पसंख्यक को, सबको मौका देना होगा। अगर मौका नहीं मिलेगा तो अमेरिका आज महाशक्ति क्यों है? अमेरिका इसलिए महाशक्ति है कि वहाँ ब्लैक्स को मौका मिला, हिस्पैनिक को मौका मिला, सबको मौका मिला, इसलिए वो देश आगे है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अगर जातियों में बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। वो तो ये कह रहे हैं कि इसलिए हिंदू एक हो जाओ। आप मुझे एक बात बताएं कि योगी जी ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई, बांटा किसने है? किसने बांटा है? और योगी जी अगर इतना बांटने की, काटने की बात करते हैं तो जितने DM है वहाँ पे चेक करो किस जाति के लोग हैं, पता चल जाएगा। कितने दलित है, कितने आदिवासी, कितनी महिलाएं, कितने पिछड़े, पूरा पता चल जाएगा। उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी में देखिए कौन लोग हैं, आप बताएं मुझे। देखिए उनकी ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं, कौन उनका चीफ सेक्रेटरी है, कौन उनके DM है, कौन उनके PA है, कितने लोग वहाँ सांसद है। देखिए आप सारा सिस्टम, कितने दरोगा हैं, कौन है वो लोग। ये सारे लोग जो है, मतलब देखिए
15% की भागीदारी से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देश आगे तब बढ़ेगा जब ये इस देश का बहुसंख्यक समाज, ये इस देश का बहुसंख्यक समाज, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार रैली को वो दिखाएं कि किस प्रकार से राम लीला मैदान में ये जो आज महारैली हो रही है। डोमा परिसंघ ने ये बैठक बुलाई है और देश के कई हिस्सों से जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग आए हुए हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई में, वो यहाँ भागीदारी कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र रवि बात करें। सर, आप लोग एक बात और कह रहे हैं कि EVM हटना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह जो है इंडिया गठबंधन और जो है भाजपा हार जाती है, इंडिया गठबंधन जीत जाती है, तब तो आप लोग इस तरह की बात नहीं करते। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी दल हो, कोई भी सत्ता हो, वो लोगों के विश्वास से चलते हैं। अब ये जो हजूम पूरे देश से आया है और ये चाहता है कि जो चुनाव है वो बैलेट से हो, तो क्या बुराई है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की अदालत है, जनता सर्वोपरि है। अगर उसने ये कहा है कि EVM को हटाओ तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। लोग चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सबको जो है एक तरह से रद्द कर दी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप मुझे एक बात बताएं, ये EVM जिन देशों ने इजाद किया है, यूरोपियन कंट्री ने इजाद किया, वहां पे उन देशों में EVM को बंद कर दिया गया है, बैलेट से चुनाव होने लगा है। तो ये तो वहां से यहाँ आया ना, हमने तो नहीं बनाया ना। तो हम क्यों इस बुराई को यहाँ अपने देश में चलाएं? जब देश की जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो उसमें दिक्कत क्या है? सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के साथ लोग हैं, ये जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, जिसके साथ जनता है वही सत्ता में है। यही लोकतंत्र है। आप लोगों ने कि ये यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा किनारे से, ये भारत का संविधान की प्रति है और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो संविधान को माथे से लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो है संविधान हमारे हृदय में और माथे से लगा रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहिए? और आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, संविधान बचाने का मतलब ये है कि भाई आज जिस तरीके से देश के अंदर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको कुचला जा रहा है, आप मुझे ये बताएं, अगर संविधान को मानते हैं, संविधान क्या कहता है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। इस पूरे देश के अंदर आप मुझे बताओ, एक भी व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट या दलित को, एक भी मुख्यमंत्री हो, मुझे बताओ, एक भी मुख्यमंत्री हो तो। और जबकि इस देश की 15% आबादी है, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं? तो समय समय पे बने हैं, एक भी नहीं बना है। पिछले 10 साल से एक भी आप मुझे मुख्यमंत्री बना दे जो संविधान को मानने वाले ये कहते हैं, माथे से लगा रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अगर किसी को मौका दो तो बताओ। मुझे एक बात बताएं, मैं एक प्रोफेसर हूं, कितने देश के अंदर वाइस चांसलर दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं, मुझे बताओ। में देखिए मांझी साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरे एक मांझी साहब के बनने से क्या हो गया? इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, एक मुख्यमंत्री बन गया तो क्या हो गया? जो लोग 15% हैं, 90% संसाधनों पे, जमीन पे कंट्रोल किए हैं, वो नजर नहीं आ रहा लोगों को। भाजपा कह रही है कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, जब से देश आज़ाद हुआ तो हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने इससे पहले भी दलित को राष्ट्रपति बनाया। हालांकि कांग्रेस के टाइम पे भी दलित राष्ट्रपति रहे हैं। तो हाँ, नहीं, KR नारायणन साहब जो है राष्ट्रपति रहे हैं, तो वो भी रहे। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है हमेशा SC ST OBC का हक की बात करते हैं, हम उनके हक की जो है समर्थन करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पार्टी वंचित समाज की हितैषी है तो वो उसको CM बनाए, वो उसको PM बनाए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर क्या पावर होती है उसके पास? वो कुछ भी नहीं कर सकता समाज के लिए। क्या पॉलिसी बना सकता, क्या नीति बना सकता, मुझे बताएं। अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा कि सरकार ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। आप मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में कितना विकास बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, बंगाल का हुआ? सबसे ज्यादा माइग्रेशन, लाखों लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर और परिवार को छोड़ रहे हैं। क्या यही विकास है? आप मुझे बताएं, क्या इसी को विकास कहेंगे आप? अगर विकास किया है तो लोगों को वही रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिले। इस देश में पिछले 5 साल से, कोविड से 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन दिया जा रहा है। क्या यही है विकास का पैमाना? सरकार को क्या चाहिए था? शिक्षा देनी चाहिए थी, स्वास्थ्य देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ है सब ये? सरकार तो दावे कर रही है कि हमने 12वीं तक की शिक्षा जो है सभी के लिए मुफ्त कर रखी है। दावों से क्या है? दावा किया जाए तो दावे से तो भारत बहुत पहले एक दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बन चुका होता। दावा करने से नहीं, जमीन पे आप देखिए, जमीन पे देखिए, अभी जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई उसमें भारत जो है श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। अब आप सोचिए कि इस देश में अडानी अंबानी के बेटे की शादी होती है, 5,000 करोड़ रुपया लगता है। क्या ये देश दिखावे का देश है? आप मुझे बताएं, क्या ये बराबरी का देश है?
आप सोचिए कितनी असमानता इस देश के अंदर है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक समझ स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे आप देखिए, बताएं मुझे कहाँ बराबरी है। अच्छा, आप लोगों ने एक वक्फ वोट का मुद्दा भी आप लोग अपने पोस्टर लगा रखा है, तो वक्फ वोट जो है उसमें संशोधन हो रहा है, संशोधन बिल हो रहा है, तो उससे आप लोगों को क्या समस्या है? आप मुझे एक बात बताएं, भारत का संविधान सेकुलर है, ये देश सेकुलर है, और उसमें ये बोला गया है कि हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति, अपने जाने का अधिकार, अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार है। 1991 का पूजा सतल अधिनियम ये कहता है कि 1947 से पहले चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। तो क्यों उसमें छेड़छाड़ हो रही है? क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है? क्या अशफाकुल्ला खान ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी थी? आप मुझे बताएं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, क्या वो इस देश के वासी नहीं थे? आप मुझे बताएं, ये सबका इस देश की मिट्टी में हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका खून है, सबने कुर्बानियां दी है इस देश के लिए। ये किसी एक धर्म का, एक जाति का देश नहीं हो सकता। अगर इस देश को महाशक्ति बनाना है तो ये लाखों लोगों का आह्वान आज ये कहता है कि सबको अवसर देना होगा। अगर अवसर नहीं दिया जाएगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके समर्थक भी कहते हैं कि, और खुद वो अपने भाषण में कहते हैं कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, क्या कहेंगे उनके इस नारे पे? आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या पैरामीटर है डंका बजाने का? ओलंपिक हुआ अभी, कितने गोल्ड मेडल आए स्पोर्ट्स में आपके? ये है सफलता का पैरामीटर। अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई, आर्थिक असमानता की, दुनिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे भारत चला गया। ये है आपका आर्थिक पैमाना। शिक्षा की बात मैं करूं, पूरे वर्ल्ड के 500 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 500 में नहीं। बताएं क्या पैमाना विकास का, क्या है पैमाना? आप मुझे बताएं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।